नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसके विषयक जो भी सिद्धांत है उसके बारे में। अभी हम अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत लाप्लास, कांट तथा बफन को पढ़ा। लाप्लास और कांट की जो परिकल्पनाएं हैं वह निहारिकीय परिकल्पनाएं हैं। निहारिकीय परिकल्पना से ही संबंधित एक सिद्धांत है, परिकल्पना है, वह है कार्ल वॉन विजेकर का सिद्धांत। अर्थात कार्ल वॉन विजेकर ने भी कांट तथा लाप्लास की परिकल्पना है उनका निराकरण करते हुए ब्रह्मांडीय जो पदार्थ हैं उसकी रासायनिक संरचना के बारे में एक नए ज्ञान के आधार पर सौर परिवार की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की। अर्थात जो वॉन विजेकर है उसने कांट तथा लाप्लास की परिकल्पनाओं में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करते हुए एक नवीन ज्ञान के रूप में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिससे विजेकर की जो परिकल्पना है उससे यह स्पष्ट होता है कि जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना है वह तारों की संरचना से भिन्न है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसों का अनुपात बहुत ही कम है। इसके विपरीत सूर्य की जो संरचना है उसका जो निर्माण है वह अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से हुआ है। और पृथ्वी पर सामान्यतः जो पाए जाने वाले तत्व हैं वह सूर्य के कुल द्रव्यमान का लगभग 1% ही हैं। विजेकर के अनुसार जब सूर्य ब्रह्मांडीय पदार्थ से मौलिक रूप से निर्मित हुआ था तो उपरोक्त जो पदार्थ है जैसे गैस व धूल का आवरण, जो कि समस्त ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 100 गुना अधिक था, सूर्य के चारों ओर घूर्णन करते हुए आवरण के रूप में विद्यमान था। रोटेटिंग एनवलप की रूप में जो पदार्थ था वह सूर्य के चारों ओर विद्यमान था। इस आवरण का जो व्यास है वह सौर परिवार जितना ही विशाल था, और जो यह डिस्क नुमा जो पदार्थ था उसकी मोटाई भी लगभग 300 से 500 मिलियन किलोमीटर थी। इस आवरण की जो रचना है वह हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों से तथा लोहे के ऑक्साइड, सिलिकॉन, जल बिंदु, हिमरव आदि से, हिमकण आदि से हुई थी। धूल कण जो होते हैं उनमें परस्पर संघर्षण होता है और उनके बड़े आकार में समूहन से, अर्थात जो छोटे छोटे कण हैं वह बड़े आकार के कणों में मिल करके ग्रहों का निर्माण करते हैं। घूमता हुआ जो आवरण है उसमें कणों के संघर्षण की जो शक्ति है वह उल्काओं जैसी ही थी। ग्रहीय पदार्थ का समूहन संभवतः समान कणों में न होकर विभिन्न आकार के छोटे व बड़े कणों के संघर्षण से हुआ है। कालांतर में छोटे पिंडों पर बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः उनका समूहन हुआ। विजेकर के अनुसार जो सूक्ष्म ब्रह्मांडीय धूल है उससे ग्रहों की उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ब्रह्मांडीय पदार्थ का जो समूहन है उसमें उत्पन्न संघर्षण तथा निरंतर विस्फोट के दौरान ग्रह उष्ण रहे, लेकिन बाद में उनके शीतल होने से उनका जो ठोस भूपटल है उसकी रचना होती है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो विजेकर है उसने कल्पना की थी कि सूर्य के चारों ओर धूल कण जो हैं वह बड़ी मात्रा में मटर के दानों के आकार में हार जैसे, यानी बीन शेप्ड नेकलेस, मटर के दानों के समान हार की जैसी जो आकार है उसमें गति कर रहे थे। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ जैसे कि सन है, इस सन के चारों ओर हार के आकार में जो भी मटर के दानों जैसे जो पदार्थ हैं, धूल कण है, वह मटर के दानों के रूप में, हार के रूप में फैले हुए थे। प्रत्येक हार में 5 गोलाकार मोती या भ्रमिल क्षेत्र मतलब कि जो दोनों तरफ गति करते हैं, जैसे वर्लपूल सिस्टम या वोर्टिस जोन्स के रूप में होते हैं। ये प्रत्येक जो हार है, यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इसके हार हैं, और इन हारों में जो संख्या है मोतियों की, वह धूल कण के जो मोती हैं जो कि मटर के दाने के समान है, उनकी संख्या लगभग 5 गोलाकार रही है, यानी कि एक जो हार है उसमें 5 मोती रहे हैं। इन भ्रमिल क्षेत्रों के कारण धूल कणों को परिक्रमा करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाते हैं तथा क्षेत्रों की जो बाहरी सीमा है उन पर संघटन होता है। ये जो वलय हैं रिंग्स के जो कि माला के रूप में हैं, उनके सीमांत क्षेत्रों में संगठन हो रहा होता है। इस व्यवस्था की परिकल्पना प्रत्येक वलय के भीतर संगठन न होने देने के लिए की गई थी।
हालांकि जो प्रत्येक वलय है उसके घूर्णन की अवधि भिन्न होने के कारण उनके जिस सीमांत क्षेत्र में संगठन हो रहा था, सीमांत क्षेत्रों में ऐसे संगठन के कारण ही सूर्य से निश्चित दूरियों पर धूल कणों के जो बड़े आकार के रूप में समूहन होता है धूल कणों का, और फिर इनसे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होता है। इस परिकल्पना से, अर्थात जो विजेकर की परिकल्पना है भ्रमण क्षेत्र के परिकल्पना जिसे हम कह सकते हैं, उसमें सूर्य के जो निकट के जो ग्रह हैं छोटे ग्रह तथा सूर्य से जो दूर के ग्रह हैं वो बड़े ग्रह के रूप में है। यह परिकल्पना उसको सिद्ध करती है। सूर्य के जो निकट के जो छोटे भ्रमण क्षेत्र हैं तथा सूर्य से दूर बड़े भ्रमण क्षेत्रों की उपस्थिति स्वाभाविक ही है। दूसरा जो है ग्रहों के मध्य अधिक दूरियों की जो समस्या है उसका भी हल इस परिकल्पना से हो जाता है, किंतु वैज्ञानिकों के मत में यह परिकल्पना का वैज्ञानिक आधार नहीं है। धूल के हारों की जो बात है, जो धूल के हार बताए गए हैं, नेकलेस बताए गए हैं, वह एक काल्पनिक सी लगती है। जो भंवर बताए गए हैं, भ्रमण क्षेत्र जिसे कहते हैं, उनका भी निश्चित प्रणाली में व्यवस्थित होना भी एक तरह से काल्पनिक ही लगता है। लेकिन विजेकर की परिकल्पना का महत्व इसलिए अधिक है कि इसने नई विचारधारा को जन्म दिया। बच्चों, जो विजेकर है उसी से प्रेरित होकर के क्वीपर ने भी, जो कि अमेरिकी खगोलज्ञ थे, उन्होंने भी विजेकर से प्रेरित होकर के सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या की थी। जो क्वीपर की परिकल्पना है उसमें क्वीपर का विश्वास था कि गैस व धूल के जो बादल हैं उससे पहले उष्ण सूर्य बनता है, गर्म सूर्य बनता है और तत्पश्चात आदि ग्रहों का निर्माण होता है। किंतु बाद में उन्होंने अपने विचार में संशोधन किया। उन्होंने माना कि ग्रहों का जो निर्माण है वह पदार्थ के क्रमशः संग्रह से नहीं अपितु गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल के जो बादल हैं उनसे आदि ग्रह के मेघ बनते हैं, प्रोटो प्लेनेटरी क्लाउड्स बनते हैं और उसी से फिर ग्रहों का निर्माण होता है। क्वीपर ने संशोधन करते हुए यह भी बताया कि जो आदि ग्रहों के निर्माण के समय सूर्य भी निर्माण की अवस्था में ही था। इससे सिद्ध होता है कि आदि ग्रहों का पदार्थ ठंडा था एवं इसका द्रव्यमान वर्तमान ग्रहों के द्रव्यमान से कई गुना अधिक रहा होगा। वेधारक जो परिकल्पना है अर्थात डुअलिस्टिक थियरीज, इस सिद्धांत के अनुसार जो सौरमंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति है वह दो तारों से मिलकर के होती है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन है उनकी ग्रहाणु परिकल्पना। इस परिकल्पना में चैम्बरलिन जो है वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ग्रहाणु की जो परिकल्पना की, इसमें निहारिका परिकल्पना में जो दोष व्याप्त थे उनको दूर करते हुए इन्होंने पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण आदि समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इस सिद्धांत में प्राचीन जो परिकल्पना है उसके विपरीत ग्रह की उत्पत्ति किसी मूल पिंड से न मानकर सूर्य व अन्य तारों के पारस्परिक आकर्षण से मानी गई। अर्थात जो एक तारक परिकल्पना है उसमें सौर परिवार, संपूर्ण सौर परिवार जिसमें सूर्य सहित जो भी उसके ग्रह हैं उन सब की उत्पत्ति एक ही तारे से, एक ही पिंड से मानी गई है। जबकि जो ग्रहाणु परिकल्पना है चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दी गई, यह दो तारों से ग्रह और सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। आरंभ में एक सर्पिल आकार का शीतल व ठोस कण युक्त पिंड विद्यमान था चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार। आज भी आकाश में ऐसी अनेक सर्पिल निहारिकाएं मौजूद हैं। अतीत में यह एक भ्रमण करता हुआ विशाल तारा इस सर्पिल जो निहारिका है उसके निकट से गुजरता है। सूर्य के निकट पहुंचने पर उस तारे के आकर्षण से सूर्य की जो कुछ लपटें हैं वह तारे की ओर आकृष्ट होती हैं। इसे सौर ज्वाला अर्थात प्रोमिनेंस भी कहते हैं। इस सौर ज्वाला के जो पदार्थ हैं वह सूक्ष्म धूल कणों के रूप में बिखर गए और ये बिखरे जो कण हैं वह ग्रहाणु कहलाए। बड़े आकार के ग्रहाणुओं ने छोटे ग्रहाणुओं को आकर्षित किया जिससे उनके आकार में वृद्धि होने लगी। इन्हीं ग्रहाणुओं के बड़े होने पर कालांतर में ग्रह बने और ग्रह को आरंभ में ठंडा व ठोस माना गया है। इस परिकल्पना में नवीन ग्रहाणुओं के टकराने तथा आंतरिक भाग में संपीड़न के कारण तरल लावा की जो कोटरिकाएं हैं, मोल्टन पॉकेट्स हैं, उनकी उत्पत्ति भी स्वाभाविक मानी गई है। और इन्हीं जो तरल भंडार हैं, जो मोल्टन पॉकेट्स हैं, उसी के ऊपर ज्वालामुखी पर्वत पाया जाना भी इस परिकल्पना के अनुसार सिद्ध
होता है। दूसरी जो प्रमुख परिकल्पना है वह है जेम्स जीम्स एवं जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।